MSc third sem. You are studying about the plant pathology and many and more disease of the plant kingdom. बहुत सारी डिजीज़ आप लोगों ने पढ़ ली एंड यू फील ग्रेट कन्फ्यूजन इफ़ यू नॉट लर्न प्रॉपरली. अगर आप प्रॉपरली इनको नहीं पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन रहेगा. डेट्स वाई यू शुड लर्न प्रॉपरली विद द क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन विद द सिस्टमेटिक चार्ट. जितनी भी डिजीज़ है उसको सिस्टमेटिक चार्ट आपको प्रिपेयर करना है. वो चार्ट में आप उसका पैथोजन का क्लासिफिकेशन लिखेंगे, देन सिम्टम डिजीज़ के, और वन बाय वन आपको एक बड़े से मिडिल पेज का चार्ट बनाना है. तभी आपको डिजीज़ लर्न होंगे, अदरवाइज यू फील ग्रेट कन्फ्यूजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, नाउ वी स्टार्ट द डिजीज़ ऑफ टोमेटो. जैसा कि आपने पोटैटो की डिजीज़ पढ़ ली. वी हैव 2 डिजीज़ ऑफ पोटैटो इन योर सिलेबस. वन इज़ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड सेकेंड इज late blight of potato. We also discuss about the late blight and early blight of the potato. Same as early blight which occurs in the potato, it also cause in the tomato. Tomato में भी disease cause की जाती है by the pathogen. The name of pathogen is Alternaria solani. So now here the disease of tomato is early blight of tomato. Early blight of tomato. Pathogen. The pathogen of the disease is Alternaria solani. Okay, Alternaria solani is a pathogen of the disease early blight of tomato. It is imperfect fungi. It is imperfect fungi. Okay, it is an imperfect fungi and the class is Deuteromycetes. क्लास इज ड्यूटर. चलो कर लो. आप मुझसे बोल रहे थे बच्चों को जाते क्लास के बाद. नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको. वो क्या इनके बीसी के एग्जाम वगैरह तो उनकी क्लास लेते फाइनल आज. अच्छा अच्छा. और कंटिन्यू बोल दो आप. क्लास इज ड्यूटेरोमाइसिटीज. नाउ ऑर्डर इज मोनिलियल्स. Family of the pathogen is Dematiaceae. Okay. So that's why the early blight of tomato caused by the pathogen Alternaria solani, which is imperfect fungi, which belong to the class Deuteromycetes. Order is Moniliales and family is Dematiaceae. Okay, you should learn classification at first of the pathogen of any disease. नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ द डिजीज़ इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण, कि पूरे विश्व में ये डिजीज़ कहाँ कहाँ है. तो एज यूजुअल जहाँ जहाँ पूरे विश्व में इस टोमेटो को कल्टीवेट किया जाता है उन सभी स्थानों पर इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया है. द डिजीज़ हैज़ रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर इज़ टोमेटो हैज़ कल्टिवेटेड. जहाँ भी टोमेटो कल्टिवेटेड किया जाता है सच एज इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, अफ़गानिस्तान एंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दिस ऑल कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच कॉज बाय द अल्टरनेरिया सोलेनाई. इफ़ वी डिस्कस अबाउट द इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेसिकली द मोस्ट टोमेटो प्रोड्यूसिंग पार्ट इज़ अ नॉर्थ पार्ट. जो हमारा उत्तरी भारत है, उत्तरी पार्ट है, वहाँ बेसिकली बहुत जल्द टोमेटो को कल्टीवेट किया जाता है. कंजप्शन भी वहीं सबसे ज़्यादा है इसका. जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं टोमेटो कंजप्शन कम होता जाता है और वहाँ प्रोडक्शन भी टोमेटो का नेग्लिजिबल है. डेट्स वाई द नॉर्थ इंडिया इज़ बैडली अफेक्टेड बाय द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. यहाँ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गई है, देखी गई है, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है इसका जो लॉस है वो भी यहीं होता है. कहाँ? नॉर्थ इंडिया में ही इसका सबसे ज़्यादा लॉस होता है. सिम्टम्स बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिम्टम ही आता है डिजीज़ का. द सिम्टम, अगर
अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो को आपने इस टोमेटो को स्टडी करनी है तो इसके जो सिम्टम्स हैं एट फर्स्ट अपीयर ऑन यंग लीव्स। सबसे पहले इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें किस पे दिखाई देते हैं, यंग लीव्स के ऊपर इसके हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं दीज सिम्टम्स आर एज अ वेरी माइन्यूट येलो स्पॉट, छोटे छोटे येलो स्पॉट्स के रूप में होते हैं और यंग लीव्स पे बनते हैं। डेट्स वाई यंग लीव जो है इसकी ख़त्म हो जाती हैं, इन स्पॉट्स की वजह से मर जाती हैं और यंग प्लांट इज़ बैडली अफेक्टेड बाय द डिजीज़। जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं ये स्पॉट का जो मेज़रमेंट है 1 mm to 1 centimeter हो सकता है। स्पॉट में भी फ्रॉम 1 mm to 1 centimeter। मीन जो स्मॉलेस्ट स्पॉट होगा वो कैसा होगा 1 mm का होगा और लार्जेस्ट स्पॉट कैसा होगा 1 centimeter का होगा। और ये स्पॉट कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। स्पॉट्स आर येलो कलर के होते हैं और यंग लीव्स पर सबसे पहले डेवलप होते हैं। अगर इनका इन्फेक्शन थोड़ा और बढ़ जाए ड्यूरिंग द सीवियर कंडीशन, अगर हम इस इन्फेक्शन को ध्यान से देखें तो देखने पर हमें पता लगेगा वी ऑब्जर्व इट के दैट द कलर ऑफ स्पॉट डज नॉट चेंज। जो स्पॉट का कलर है वो परिवर्तित नहीं होता है, नहीं चेंज होता है। इट ऑलवेज रिमेन येलो ऑन द लीव्स। लीव पर जो स्पॉट का कलर है ऑलवेज येलो ही रहेगा। बट आफ्टर सम टाइम ऑफ द डिजीज सीवियरिटी जो स्पॉट है उसमें कोसेंट्रिक रिंग्स हमें दिखाई देती हैं लाइक दिस, लाइक दिस। ये कोसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में स्पॉट्स में हमें अपीयर होते हैं ऑन द लीव्स के ऊपर हमें इसके कोसेंट्रिक रिंग दिखाई देती हैं। द डिजीज़ में अपीयर ऑन द यंग लीव्स एंड किल द लोअर लीफ को ये किल कर देती है। द डिजीज़ में द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज़ इज़ वेरी स्मॉल इरेगुलर ब्राउन स्पॉट। जो फर्स्ट सिम्टम के रूप में सबसे इरेगुलर ब्राउन स्पॉट ही बनते हैं। एज दीज लेजियंस एंड लार्ज देयर मे बी कोसेंट्रिक। जैसे जैसे ये स्पॉट्स हैं, ये रिंग्स हैं, ये धब्बे हैं, या लेजियंस हैं, चकते हैं, ये बड़े होते जाएंगे। इसमें कोसेंट्रिक रिंग्स की अपीयरेंस क्लियर होती जाएगी। which may vary in size. The small spot will be 1 mm or so in diameter. जो बड़ा छोटा सा स्मॉल होता है वो 1 mm डायमीटर का हो सकता है। whereas a larger one will be 1 centimeter across. जो बड़ा सबसे बड़ा स्पॉट होगा वो 1 सेंटीमीटर के आसपास का हो सकता है। If there is high temperature, अगर हम इसकी बात करें कि किस तरह के स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं इसके अंदर, तो वी कैन एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ स्पॉट और इन्फेक्टेड लीफ by the help of diagram. At first we draw the leaf of tomato. These are young leaf of tomato. These are small spots.
तो इस तरह से जो लीव्स में जो यंग स्पॉट्स हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, बेसिकली सर्किल फॉर्म में ही होते हैं और इनका जो कलर है वो ब्राउन होता है। बट जैसे जैसे स्पॉट मेच्योर होते जाते हैं दे बिकम कोसेंट्रिक। तो देख रहे हैं आप यहाँ कोसेंट्रिक रिंग्स इसमें दिखाई दे रही हैं और इनका कलर भी येलो ही होता है। जो इनका इन्फेक्शन है लीव्स की अपर सरफेस पे हमें स्पॉट दिखाई दे रहा है, मीन्स जो पैथोजन है इसने इस लीफ के अंदर एपिडर्मिस के नीचे अपना माइसीलियम ग्रो किया हुआ है। तो इसका अगर माइसीलियम की हम बात करें तो इस तरह से माइसीलियम जो है होस्ट सेल के बीच में माइसीलियम होता है और इस माइसीलियम से जब माइसीलियम मैच्योर हो जाता है तो कुछ इरेक्ट आउटलाइंस निकलती है, इरेक्ट आउटलाइंस कह सकते हैं ना, इरेक्ट फॉर्म में इसमें कुछ लाइंस हैं, कुछ इरेक्ट सब्सटेंस हैं, इससे प्रोड्यूस होते हैं। ये जो इरेक्ट सब्सटेंस होते हैं बेसिकली लीफ के स्टोमेटा से बाहर आते हैं। ये जो लीफ के स्टोमेटा से बाहर आते हैं और इन्हें हम कहते हैं कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर जो यहाँ है कैसे होते हैं, सेप्टेड होते हैं, इनमें पट पाए जाते हैं। इन कॉनिडियोफोर के ऊपर टर्मिनल पोजीशन में अपेकल पार्ट में टर्मिनल शीर्षस्थ भाग है वहाँ इसमें कॉनिडिया का डेवलपमेंट होता है। तो कॉनिडिया कहाँ डेवलप हो रही है, इसमें कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया का डेवलपमेंट होता है। और जो कॉनिडिया होती हैं इस तरह की कॉनिडिया होती हैं, ये भी सेप्टेड होती हैं। कॉनिडिया में आप देख रहे हैं कि दो तरह के सेप्टा प्रेजेंट हैं, ट्रांसवर्स सेप्टा और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा। These are transverse septa and these are longitudinal septa। जो ऐसे वाले हैं वो ट्रांसवर्स सेप्टा हैं, जो खड़े हुए हैं वो लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा हैं। ओके, अगर सीवियर कंडीशन है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो इससे जो स्पॉट्स हैं इसके लीव्स के साथ साथ इसके स्टेम्स पर भी और फ्रूट्स पर भी स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिकली सीवियर केस में फ्रूट्स पे ऑल्सो इसमें इन्फेक्शन या स्पॉट दिखाई देंगे। अगर हम स्टेम पे बनने वाले स्पॉट की बात करें तो स्टेम पे जो स्पॉट्स बनते हैं वो स्टेम पे और लीव्स के पेटियोल पे जो स्पॉट्स बनते हैं ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। लीव्स पे जो स्पॉट बनते हैं वो येलो कलर के होते हैं, लेकिन पेटियोल और स्टेम पे बनने वाले स्पॉट कैसे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, स्लाइडली सकन होते हैं, हल्के से धसे हुए होते हैं, सकन झुर्रीदार होते हैं, which may later enlarge to form somewhat circular area with light suction center। बाद में बड़े होके एक सर्कुलर एरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनमें हल्का सा धसा हुआ एरिया बीच में होता है। द अफेक्टेड स्टेम आर वीक। इससे क्या होगा, अफेक्टेड स्टेम में जब अब स्पॉट बन गए, स्पॉट कैसे सकन है, धसे हुए अंदर की तरफ और ड्राई फॉर्म में है वो स्पॉट, तो यहाँ पे जो स्टेम है वो वीक हो जाएगा और एट दिस प्लेस पर, एट दैट प्लेस जहाँ स्पॉट का फॉर्मेशन हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उस प्लेस से वो स्टेम टूट भी जाता है और प्लांट बिकम डाई। अगर एट द टाइम ऑफ डिजीज़, विच डिजीज़, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, जब ये अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज़ हो रही है, अगर उस समय इसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हैं जिन्हें हम कहते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। यहाँ जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है इस डिजीज़ के लिए वो हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी फेवर द डिजीज़। विच कंडीशंस, हाई टेम्परेचर विथ हाई ह्यूमिडिटी। अगर हाई टेम्परेचर है और हाई ह्यूमिडिटी है तो ये डिज़ीज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाएगी और बहुत नुकसान होगा। और इस सिचुएशन में इसका जो फ्रूट है, इसके जो फल हैं, उन फलों के ऊपर भी इसके स्पॉट बन जाएंगे और फल के ऊपर स्पॉट बनने से जो उसका लॉस होगा बहुत ज़्यादा होगा। डेट्स वाई द हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एट द टाइम ऑफ अटैक द प्लांट मे बी कम्प्लीटली डिफोलिएट, पूरे प्लांट को डिफोलिएट कर देती हैं। द लेजियंस ऑन द फ्रूट्स आर सिग्निफिकेंट। और इस समय इसके जो सबसे बड़ा जो इसमें सिम्टम है जिसके बिहार पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिजीज़ वो सीवियर है, वो ये है कि जब टोमेटो के फ्रूट के ऊपर लेजियंस दिखाई दे जाएँ, इट्स मीन डिजीज़ बहुत सीवियर कंडीशन में है। ओके, और अगर डिजीज़ के सिम्टम्स सिर्फ लीफ पे दिखाई दे रहे हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन को कहलाएंगे। स्टेम पे, पेटियोल पे थोड़ा और सीवियरिटी को शो करेंगे, लेकिन जब इसके जो स्टेम्स हैं, स्पॉट्स हैं या फ्रूट पे बन जाते हैं तो इसकी सीवियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो जिसका पैथोजन अल्टरनेरिया सोलेनाई है। द पैथोजन ऑफ अल्टरनेरिया सोलेनाई कॉज द डिजीज़ ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो।
जो जैसा कि आपने पढ़ा इस डिज़ीज़ के बारे में, इससे पहले हम अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो को भी कंसिडर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसके जो पैथोजन के सिम्टम हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में हमने पढ़ा है। दैट्स वाई द सिम्टम ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ रिजेंबल विद द अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। तो जहाँ जो आपने पढ़ा वो वहाँ यहाँ इसको आप कंसिडर करेंगे और बताएंगे किस तरह से इसमें कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कॉनिडिया 4 पे बनते हैं और एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जो होगा कॉनिडिया किससे बनेगी, जर्मिनेशन यहाँ जर्म ट्यूब से बनता है। और जब जर्मिनेशन होगा इसका कॉनिडिया का दिस जर्म ट्यूब, तो जर्मिनेशन के थ्रू ये नए प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करेंगे। मीन्स बात सामने आ रही है कि जो मेन यहाँ जो डिजीज़ कॉजल एजेंट है वो कॉनिडिया ही हैं, जो कि जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट क्रॉप को इन्फेक्शन कॉज करती हैं। ओके, तो बेसिकली कॉनिडिया कहाँ सर्वाइव करती हैं? इस प्लांट का जो डेब्रिज होगा, कचरा होगा या सॉइल होगा, वहाँ ये कॉनिडिया सर्वाइव करेंगी। तो एज फर्स्ट ये डिजीज़ किससे हो रही है? कॉनिडिया के थ्रू ही 1 बाय 1 काम हो रही है, स्प्रेड हो रही है। दैट्स वाई अगर हम कॉनिडिया को रिमूव कर दें या कॉनिडिया को हम हटा दें तो इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे कंट्रोल मेजर की बात करें, तो आप सबसे पहले देखेंगे इसमें सैनिटेशन। मीन्स सैनिटेशन इज़ मोर इफेक्टिव। सैनिटेशन बहुत इफेक्टिव है। सैनिटेशन के थ्रू यानी जो अपने जो अगर एक क्रॉप कंप्लीट हो गई है तो जो उसके ड्राई पार्ट्स हैं, डेब्रिज हैं, उसे वहाँ से रिमूव करके कहीं दूर जाके बर्न आउट कर दें और सॉइल को एक लंबे समय तक खुले प्लगिंग फॉर्म में मतलब जोत कर उसको प्लग करके सन के फॉर्म में, सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखा जाए, खुली धूप में खुला रखा जाए तो कॉनिडिया का डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो इफ़ेक्टिव है, अगर आपने डिजीज़ को फील्ड में आपने जो क्रॉप ग्रो की है उसमें डिजीज़ के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उस समय आपको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो फंजीसाइड्स हैं उनका स्प्रे करना चाहिए। यहाँ जो मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड है वो है वॉर्डेक्स मिक्सचर। वॉर्डेक्स मिक्सचर का हम जो रेशियो यहाँ बनाते हैं 4:4:50, 4:4 50 के फॉर्म में हम रेशियो बनाएंगे वॉर्डेक्स मिक्सचर का। और इसका जो स्प्रे है 15 डेज़ के इंटरवल पर हम करेंगे तो हम देखेंगे इस डिजीज़ को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिटेशन हो गया, स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड्स हो गया। नेक्स्ट यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। द मोस्ट इफेक्टिव इज़ अ पैरामीटर फॉर द कंट्रोल ऑफ एनी डिजीज़। किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करना है तो आप रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ कीजिए। मे बी रेजिस्टेंट वैरायटी इज़ ऑफ somewhat costly than the normal varieties, but it prevent your crop by the any disease. ओके, स्पेशली जिस फील्ड में जो डिजीज़ कॉमन है उसके लिए तो आपको रेजिस्टेंट वैरायटी को यूज़ करना ही चाहिए। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन ऑल्सो यूजफुल फॉर द डिजीज़ प्रिवेंशन। ओके, इन द सीडलिंग बेड्स। अब इन सब के करते हुए आपको कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। मीन्स अगर हमने जो टोमेटो की क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसके जो बेड्स हैं, उसके जो खेत हैं, उसके जो एरिया है उसमें प्रॉपर एयरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो टोमेटो के प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा पास आप लगे हुए हैं। दैट्स वाई एयरेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, एयरेशन बिटवीन द प्लांट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल। मतलब प्लांट्स के बीच में एयरेशन होना चाहिए एंड उनके बीच में बहुत ज़्यादा गिच-पिच में प्लांट लगे हुए नहीं होने चाहिए, बहुत कंजस्टेड फॉर्म में प्लांटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ जैसे एट द टाइम ऑफ इरीगेशन, अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी एक साथ दे दिया, वहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई है, पानी भर गया है, तो इस डिजीज़ को ये फेवर करता है क्योंकि वो पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ ह्यूमिडिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो वाटर लॉगिंग को हमें अवॉइड करना है। एंड क्राउडिंग ऑफ सीडलिंग ऑल्सो अवॉइड विद द वाटर लॉगिंग ऑफ प्लांट। ओके, डेट्स वाई जो टोमेटो का है अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज़ ये इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव डिजीज़ इन द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ओके, नाउ वी स्टार्ट द डिजीज़ ऑफ ग्रेपवाइन ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लास, द पाउडरी मिल्ड्यू और ओके।